नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी आपका फिर से एएमसी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हमने जो लास्ट हमारी जो क्लास थी वो तापमान के बारे में थी। कुछ हमने तापमान से संबंधित कुछ पैमाने पढ़े, वो सेल्सियस से संबंधित हो, रिलेटिव हो, फॉरेनहाइट से हो या कुछ से हो। आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था जो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट किया। बाकी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं तापमापी की, कि कौन कौन से मीटर हैं जिनके द्वारा हम ताप को माप सकते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि एक फिक्स मीटर के द्वारा हम सब लेवल के तापमान को माप सके। हमको ज़रूरत के हिसाब से हम कम भी तापमान माप सकते हैं, अधिक वाले को माप सकते हैं। तो उस हिसाब से तापमापों को मापा गया है। जैसे हम पहले वाला कुछ द्रव वाले की बात कर लेते हैं, मैं उनको 3-4 भागों में डिवाइडेड कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मतलब कुछ तो ऐसे होंगे जिनमें द्रव भरा जाएगा। मीटर तो है ही मापने वाले, और हम जानते हैं तापमापी उससे कहते हैं जो किसको मापे, ताप को मापे, चाहे वो ताप किसी भी लेवल का हो। उच्च के होंगे तो ऊंचे ताप को अलग मीटर के द्वारा मापा जाएगा। सब जो तापमापी होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि वो उससे ज़्यादा तापमान को नहीं माप सकता। क्यों नहीं माप सकता? क्योंकि उनकी जहाँ पर क्रिया समाप्त हो जाती है, मैं कह सकता हूँ उनका हिमांक आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, यदि मैं पारे की बात कर लेता हूँ, चलो पारा, और ये भी एक प्रकार का कौन सा है, द्रव पदार्थ है। भाई पारा एक प्रकार का द्रव पदार्थ है, धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है, इस चीज़ को हम जानते हैं। ये द्रव अवस्था में पारा, तो मैं पहले ही नाम रख लेता हूँ कि जो हम पैमाने बात करने वाले हैं वो द्रव पैमाने की बात करना है। मतलब ऐसे पैमाने जिनमें द्रव भरा जा रहा हो, लिक्विड भरा रहा हो। तो पारा की भी एक कैपेसिटी है, उससे अधिक वो नहीं माप सकता। तो क्योंकि पारा जमता कितने पे, -39 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि पाला उबलता कितने पे है, तो वो उबलेगा 357 डिग्री सेल्सियस पर। अब जम जाएगा तो उसके बाद में क्या मापेगा, कुछ नहीं माप सकता। जैसे हम पानी की बात करें, पानी से भी तापमान को देखने की कोशिश करें तो पानी 0 पे होता है, बस 100 पे उबलने लग जाता है। उससे ज़्यादा थोड़ी टेम्परेचर बढ़ सकता है पानी का 100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। यदि हम पानी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे ना उसका टेम्परेचर बढ़ाने की, तो वो खुद अपनी अवस्था को बदल लेगा, बाकी तापमान बढ़ने नहीं देगा। 100 होगा, उससे बाद में हम यदि तापमान बढ़ाएंगे तो वो भाप अवस्था में, या मैं कह सकता हूँ उसका वाष्पोजन हो जाएगा, तो वो बदल सकता है। तो जो पारा होता है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, पारा मरकरी, वो 39 डिग्री पे तो जमता है, इस पे तो जमेगा वो। तो मैं कह सकता हूँ ये तो उसका कौन सा बिंदु होगा, फिर ये इसका हिमांक बिंदु होगा। जबकि 357 पे उबलता है तो ये इसका कौन सा बिंदु होगा, भाप बिंदु होगा। इस बिंदु पे उबलने लग जाएगा। तो ये पारा -39 से 357 तक के तापमान को ही माप सकता है। यदि मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये 40 से 350 डिग्री का जो भी तापमान होगा, -40 से सेल्सियस में, वही -40 से लेकर 350 तक के तापमान को हम मापना चाहे तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, हम पारे का उपयोग कर सकते हैं। तो पारे का उपयोग भी इसमें किया जाता है। रही बात, देखो पारे का उपयोग करना थोड़ा आसान भी है कुछ इसकी। बाकी हम पारे के अलावा अल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अल्कोहल का उपयोग ना कर सकें, हम अल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं पारे में। उसकी जगह हम किसको डाल सकते हैं, हम अल्कोहल को डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्यों, क्योंकि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल लगभग -114 पे जमता है, तो इसलिए हम अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। ये लगभग -14 पे जमेगा। यदि -114 पे जमेगा अल्कोहल 114 पर, तो यदि मैं इसको और नीचे के तापमान को माप सकूं तो ये मैं इससे भी माप सकता हूँ 114 तक के तापमान को। किसके द्वारा, अल्कोहल के द्वारा। ठीक है, -39 था, इससे पीछे भी और जाऊँ तो मैं -114 डिग्री तक सेल्सियस को अल्कोहल वाले तापमापी से माप सकता हूँ। बात ये हो रही है हमारी पारे की। तो पारे के देखो कुछ कंडीशन होती हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पारा का उपयोग करना थोड़ा आसान है। जैसे पारे का उपयोग हम जानते हैं, बेसिक जो डॉक्टर जो यूज करता है हम उसको कह सकते हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर। उस क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमने डॉक्टर के पास भी देखा है, जो डॉक्टर बुखार को मापता है, वो कुछ इस प्रकार का कांच का बना होता है। इसको डॉक्टर बोलता है कि चल भाई आकर जीभ के नीचे रख ले या फिर अपने भावों के बीच में रख ले ताकि हम तापमान को पाटैंक कर सके। तो ऐसा बना होगा, देखा होगा कांच का। और इसमें जो डिजिट होता है, डिजिट के बारे में सुन लो। डिजिट यहाँ पर हमारे पास 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक इसमें डिजिट होता है, 95 से और 95 तक। मैं इनको सेल्सियस में बदलूँ तो आपको मैंने संबंध बता रखा है, आप उस संबंध के अकॉर्डिंग इसको किस में बदल सकते हो, सेल्सियस में। या फिर मैं मान सकता हूँ लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर
और ये जो तापमान रहने वाला है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। मानव शरीर के जो थर्मामीटर होता है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो डॉक्टर यूज़ करता है, ये वाला। तो इसमें जो लिक्विड के रूप में मैं कह सकता हूँ जो उपयोग किया जाता है द्रव के रूप में, वो किसका उपयोग होता है? पारे का। क्यों? इसके देखो कई कारण है। पहली बात तो ये यूज करने का काम इसलिए है कि जो पारा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ये बात तो ठीक है कि पारा होगा वो ऊष्मा, जितनी भी ऊष्मा होगी उसका अच्छा चालक होता है, मतलब उस ऊष्मा को जल्दी फड़ लेगा, जल्दी फड़कर ये जल्दी अपने आयतन को बढ़ा लेगा। क्योंकि देखो ये जो द्रव भरे जाते हैं ना, इसका कुछ कारण होता है। कारण ये होता है पहली बात तो कि जो भी लिक्विड पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ, कुछ को छोड़कर कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे पानी कुछ असामान्य व्यवहार करता है तो हम जानते हैं वो पानी का असामान्य व्यवहार जो 4 डिग्री पे घनत्व बढ़ जाता है तो उस समय उसका आयतन क्या होता है? कम होता है। लेकिन इस बात को बखूबी लोग जानते हैं, या हम भी जानते हैं इस बात को, कि जो भी लिक्विड पदार्थ होगा यदि मैं उसका तापमान बढ़ा दूँ तो तापमान बढ़ने पर उसका क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है। जैसे जैसे मैं कोई भी लिक्विड पदार्थ है मेरे पास, तो उसका यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो वो अपना आयतन बढ़ा लेता है, मतलब ज़्यादा स्पेस को कवर करने वाला है, ज़्यादा स्पेस को ज़्यादा घेरने की कोशिश करेगा। जैसे हम देखो छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं चाय बनाने वाली, तो आपने बेसिक केटली देखी होगी चाय बनाने वाली, उसमें हम जैसे मान लेते हैं इसमें मैं चाय की पत्तियाँ डाल देता हूँ, दूध भी डाल देता हूँ, सब कुछ डाल देता हूँ, चीनी विनी, उसके बाद भी ये लेवल रहता है जो मैंने इस पतीले में जो मैंने डाला उसका लेवल कुछ यहाँ तक का था, केवल इस लाइन तक लिक्विड पदार्थ था। मैंने इसके नीचे हीट जला दी, गैस चालू कर दी, तो ये पानी उबलने लग गया है, मतलब धीरे धीरे गर्म हुआ पानी। पानी जैसे गर्म होगा तो ये गर्म होने के बाद अपने आयतन को बढ़ाएगा, आयतन बढ़ाएगा। क्यों दिख रहा है हमको ये आयतन को बढ़ा रहा है? हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा ये पानी उबलेगा और ये अपने आयतन को बढ़ाता हुआ ये ऊपर तक लेवल तक पहुँच जाएगा, इस लेवल तक। और हम इसके साथ हीट को कम नहीं करेंगे तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इतना अपना आयतन को बढ़ा लेता है। तो ये बात तो है कि यदि मैं किसी द्रव को गर्म करूंगा तो वो आयतन में क्या होता है? बढ़ा लेता है। लेकिन पानी की कुछ कंडीशन अलग है। पानी के बारे में सुन लो, हम पानी को यदि गर्म करने की कोशिश करते हैं 0 के बाद, जैसे 1, 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका जो आयतन है वो बढ़ता नहीं, उसका आयतन क्या होता है? घटता है। कितने डिग्री तक घटता है? 4 डिग्री तक उसका आयतन घटता है। और फिर 4 के बाद में उसका आयतन क्या होने लगता है? अन्य द्रवों की तरह उसका आयतन भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। और ये बात हम जानते हैं आयतन व्युत्क्रमानुपाती घनत्व के समझ सकते हो आप। जिस पर आयतन अधिकतम होगा वहाँ पर घनत्व न्यूनतम होगा, और जहाँ पर जो हमारा आयतन कम है इसका मतलब वहाँ पर घनत्व क्या रहेगा? अधिकतम रहने वाला है। तो ये पानी के साथ है सामान्य व्यवहार है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पारा ऊष्मा का चालक, इसका मतलब है कि पारे को जैसे ही ऊष्मा तुरंत ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करते अपने आयतन को क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा। आयतन को बढ़ाएगा तो ऊपर की तरफ चलेगा मीटर में, और ऊपर की तरफ चलेगा तो हमें क्या बता देगा? पाठ्यांक बता देगा कि कितना गर्म हुआ है। तो पहला कारण तो हम ये कह सकते हैं कि पारा का इसमें जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें उपयोग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा को जल्दी फड़ लेता है। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब ये थोड़ा सिल्वर कलर का तो होता ही, ये दिखता है अपारदर्शी। और अपारदर्शी होने का मतलब ये है कि जैसे इससे यदि हम पारदर्शी की बात करें, पारदर्शी का मतलब क्या है कि यदि मैं इसको देखूँ तो इससे प्रकाश किरण आर पार चले जाए तो वो तो कौन है? पारदर्शी। जिससे ना जाए वो क्या है? अपारदर्शी। यदि इस मीटर से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाएगी तो हमें लेवल का कैसे पता चलेगा? भाई लेवल का पता तब चलेगा जब ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा बहुत रोकेगा तो वो प्रकाश की किरण हमारी तरफ लौट के आएंगे। इसके लेवल का हमको क्या बताएंगे? पता कि भाई ये इस लेवल तक जो द्रव है वो ऊपर की तरफ चढ़ा है, जो हमने पारा यूज किया है। तो ये भी कह सकता हूँ मैं कौन सा है? अपारदर्शी। तीसरा कारण ये है कि ये पात्र की दीवारों पर चिपकता नहीं। पात्र की जो भी दीवारें होती हैं उन दीवारों पर चिपकता नहीं। पात्र का मतलब कि जिसमें हमने इसको भरा तो हमने किसको? इसको कांच में। तो मान लो ये कांच है तो ये कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं, ये कांच की दीवारों पर चिपक जाएगा तो क्या होगा? तो ये कांच की दीवारों पर यदि चिपकता है तो चिपकने के कारण क्या होगा? इसके अणुओं की मात्रा हमारे पास कम हो जाएगी। भाई इसके चिपक जाएंगे तो कम हो जाएगी, तो इसका पाठ्यांक कैसे आ जाएगा? कम आ जाएगा। जैसे हमने कोई भी ऐसा आप पदार्थ भर लीजिए कोई बोतल में,
ऐसा भरो जो थोड़ा ठोस हो, जैसे मान लो शहद भर लिया, मैं शहद को मान सकते हो। एक बोतल थी और इस बोतल में मैंने जो एडवर्टाइजमेंट टैग होता है ना, एडवर्टाइजमेंट टैग, इतना एडवर्टाइजमेंट टैग होता है पानी की बोतल में, जो भी रद्दी ले सकते हैं हम, इसमें मैंने शहद भर दिया इस एडवर्टाइजमेंट टैग तक। उसके बाद हम क्या किया, मैंने इस बोतल को थोड़ा घुमा दिया, घुमाने के बाद ये बोतल कैसी हो गई, उल्टी हो गई, और फिर इसको मैंने वापस सीधा किया तो हमने ये देखा कि इस बोतल के इस भाग तक भी क्या चिपक गया था, यहाँ पर शहद चिपक गया था। अब यदि शहद चिपक गया तो मैंने देखा जो लेवल यहाँ तक का था वो लेवल कहाँ गया, यहाँ गया, मतलब जो शहद था उसका लेवल कम हो गया। तो बाकी शहद कहाँ गया, तो बाकी शहद इसकी पात्र की दीवारों पर चिपक चुका है। इसको तो यदि चिपक जाएगा तो पाठ्यांक को कम बताएगा। क्यों चिपकता है, क्योंकि ये कारण होता है बल का कारण, सहसंजक और असंजक बल के कारण। क्योंकि चलो इस कंटेस्ट को समझ ही लो, क्या होता है सहसंजक बल और असंजक बल। ये इसलिए नहीं चिपकता क्योंकि हमारे पास दो बल होते हैं। एक बल तो ऐसा जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगे, जैसे मैं बात करने वाला हूँ। एक तो चलो मैं ये मान लेता हूँ पानी की बूंद है और ये मेरे पास एक कांच है, थर्मामीटर कांच का होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कांच। ये गिलास है, यहाँ पर मेरे पास पानी। यदि मैं पानी की बात करूँ तो पानी की बूंद भी छोटी छोटी अणुओं से मिलकर बनी होगी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर पानी के जो अणु होंगे छोटी छोटी से मिलकर बनी होगी। यदि ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है तो इन अणुओं के बीच भी तो बल कार्य कर रहा होगा, फिर पानी के अणुओं के बीच भी तो बल कार्य कर रहा होगा। तो पानी के अणु के बीच बल कार्य कर रहा है तो है तो एक ही पदार्थ के अणु। तो यदि एक ही पदार्थ के अणु के बीच बल कार्य कर रहा था वो कौन सा कहलाएगा, सहसंजक बल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पानी की बूंद के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उन अणुओं के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, सहसंजक बल। सेम कंडीशन यहाँ पर। यदि मैं इस कांच की बात करूँ तो कांच भी तो छोटे छोटे अणु परमाणु से मिलकर बना होगा, तो इनके बीच भी तो आपस में अणुओं के बीच बल कार्य कर रहा होगा, और वो बल भी कौन सा कर रहा है, सहसंजक बल। क्यों कर रहा है सहसंजक बल, क्योंकि एक ही पदार्थ है और एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है, सहसंजक बल। ये भी हमारे पास सहसंजक बल हो गए। चलो इतना ठीक है। दोनों में बात करूं मैं, दोनों के मध्य जो सहसंजक बल लग रहा है, पानी के साथ, पानी के अणु के साथ में लग रहा है, और कांच के अणुओं के मध्य ये सहसंजक बल कार्य कर रहा है। तो इनमें से किसकी प्रकृति ज़्यादा कठोर होगी, ये सबसे ज़्यादा बल कौन सा कार्य कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कांच के अणुओं के मध्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि कांच के अणु एक साथ दृढ़ अवस्था में है। कांच के अणु अपनी अवस्था को थोड़े ठोस अवस्था में बनाए रखने, इसका मतलब ये बल इनके मध्य ज़्यादा कार्य कर रहा है। क्योंकि मैं पानी के अणुओं की बात करूँ तो पानी के अणुओं के मध्य ये बल कम कार्य कर रहा है, इसलिए पानी को मैं किसी भी अवस्था में बदल सकता हूँ तो वो अपनी अवस्था को तुरंत बदल लेगा, क्योंकि इनके मध्य अणुओं के मध्य बल की मात्रा क्या है, कम है, फोर्स कम कार्य कर रहा है। अब यदि मैं इस पानी की बूंद को इस कांच के ऊपर रख देता हूँ, मैंने उठाया इस पानी को, मैंने इस कांच के ऊपर रखा, तो मैंने ये देखा कि ये कांच था वो थोड़ा गीला हो गया। गीला होने का मतलब है कि पानी की कुछ बूंदें इसके ऊपर हो गई, जो मैंने बूंद डाली थी मोटी, उससे छोटी छोटी बूंदें इस कांच के ऊपर रुक चुकी थी। ये मैं कह सकता हूँ इस कांच को उसने गीला कर दिया। क्यों कर दिया, तो इसको समझो। ये इसलिए कर दिया क्योंकि पानी की जो बूंद थी इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा था सहसंजक बल, ये सहसंजक बल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कम। क्या रही, कम रहने के कारण पानी और ये कांच, इन दोनों के मध्य एक बल कार्य कर गया, और दो अलग अलग पदार्थों के मध्य जो बल कार्य करता है वो कौन सा कहलाएगा, असंजक। क्योंकि पानी अलग पदार्थ है और कांच अलग मैटर है, तो दोनों के मध्य जो बल कार्य कर गया वो कौन सा कर गया, असंजक। इसके कारण ये इसके क्या कर दिया, गीला। जबकि मैं पानी की जगह यहाँ पर कांच, ये हमारे पास पारे की बूंद ले लेता हूँ कि चल भाई पारे की बूंद से, तो पारे की बूंद इस कांच की पेटी पर रखने पर ये इसको गीला नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य जो बल कार्य कर रहा है तो वो तो कौन सा करेगा, सहसंजक करेगा। इस सहसंजक बल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। ये बल ज़्यादा कार्य कर रहा है किस किस के मध्य के बीच के, हमारे कांच और यदि मैं पारे के अणुओं के बीच के बल की बात करूं, और यदि इनके बीच में कोई बल कार्य करेगा तो वो कौन सा करेगा, असंजक। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़्यादा। इसके कारण ये अपने अणुओं को इसके ऊपर छोड़ नहीं रहा, क्योंकि खुद के अणुओं के बीच सहसंजक बल क्या होता है, ज़्यादा। तो इसके कारण हम किसका उपयोग करते हैं, पारे का।
तो आप समझे पारे को, और पारे के द्वारा तापमान -39 से कितना मापा जा सकता है, 357 तक के तापमान को आसानी से मापा जा सकता है। बाकी -114 तक के तापमान को किसके द्वारा माप सकते हैं हम, अल्कोहल तापमापी के द्वारा हम माप सकते हैं। तो 3 कंडीशन या 3 महत्वपूर्ण काम समझ सकते हैं हम पारे का। एक तो ये ऊष्मा का असंचालक है, इसके साथ ही ये जो पात्र की दीवार है उसमें चिपकता नहीं। एक ये अपारदर्शी होता है, और अपारदर्शी मतलब जिसके कारण हम पाठ्यांक को आसानी से देख सकते हैं। ये द्रव से संबंधित थे। कुछ देखो गैस से संबंधित पैमाने होते हैं, जिनमें गैस भरकर या गैस से संबंधित पैमाने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन पैमानों में गैस भरी जाती है, और वो गैस भरने के बाद कुछ सिद्धांत होते हैं। देखो गैस के भी तापमान को, यदि मैं आयतन को स्थिर रखूं और टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो दाब पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, या फिर मैं दाब बढ़ा दूं तो टेम्परेचर में, गैस के टेम्परेचर में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो उनके सिद्धांत के आधार पर कुछ तापमापी होते हैं जिनके द्वारा हम इस तापमान को माप सकते हैं। जैसे मैं गैस में किसको भर सकता हूँ, तो देखो एक तो मैं हाइड्रोजन गैस को भर सकता हूँ। यदि मैं हाइड्रोजन गैस से जो भी तापमापी है, यदि इस तापमापी से किसी का तापमान मापूं तो वो लगभग हाइड्रोजन गैस -200 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक के जो तापमान है उसको ये आसानी से माप सकता है। कौन सा, हाइड्रोजन वाला। भाई यदि हम गैस से भरना चाहते हैं किसी तापमापी में तो आप हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन आपको -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से माप कर दे सकता है। इसके अलावा तुम कहो कि हम 500 से अधिक को मापेंगे, तो हम 500 से अधिक को माप सकते हैं, तो उसके लिए आपको गैस को बदलना पड़ेगा। और यदि आप उस तापमापी में नाइट्रोजन गैस भर देते हो तो नाइट्रोजन जो गैस होगी वो नाइट्रोजन गैस आपके 1500 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होगा उसको आसानी से माप सकती है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा तापमान होगा, मतलब इतने तक के तापमान को किसके द्वारा माप सकते हैं, नाइट्रोजन के द्वारा। लेकिन आप कहोगे हम -200 से कम के तापमान को मापेंगे, तो -200 से नीचे के तापमान को आप मापना चाहते हो तो आप हीलियम गैस का भी उपयोग कर सकते हो। और हीलियम जो होता है वो -268 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से माप सकता है। तो ये तो देखो आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप गैस के लिए आप यदि तापमापी यूज़ कर सकते हो तो आप हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हो, या फिर आप किसका उपयोग कर सकते हो, हीलियम का। तीनों गैस के संबंधित है। और ये गैस से जितने भी नियम हैं जो आपको मैं गैस का जो पढ़ाऊंगा, गैस के गैसेज नियम होते हैं, उन गैसेज नियम, चार्ल्स का नियम जो चार्ल्स से संबंधित होता है वो चार्ल्स का होगा आपका। तो उन नियमों को, या फिर आप इससे संबंधित जितने भी रूल नियम होने वाले हैं उन नियमों से संबंधित, या फिर जो आपका गोबोसेक वाला नियम है, गेबेसाक वाला नियम, ये भी आपका गैस से संबंधित नियम है। चार्ल्स का नियम, ये भी आपका आवोगाड्रो का नियम, ये भी गैस से संबंधित होने वाला है। या फिर इसके साथ ही और भी नियम होंगे, तो उन नियम सारे गैस से संबंधित, उनमें हमको ईस्ट खानी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है, गैस से संबंधित जितने भी तापमापी होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस तापमापी कितने तापमान तक को मापेगा, तो ये -200 से लेकर 500 डिग्री, जो आपकी कैपेसिटी है -200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को आसानी से माप लेगा। लेकिन हम कहें कि हमको -200 से कम को तापमान है, तो आप ऐसे करो, गैस का यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप इसमें हीलियम भर लो, और हीलियम से आप -268 तक के तापमान को आसानी से माप सकते हैं। बाकी आप नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हो कब, जब आपको 500 से अधिक टेम्परेचर को मापना है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 500 तक माप लेगा, उसके बाद में बढ़ाना है तो आप कौन यूज़ कर सकते हो, नाइट्रोजन। और ये आपके कितने तक को तापमान को माप सकती है, ये आपके 1500 डिग्री के जो तापमान हो गैस के, उस तापमान को आपके लिए आसानी से माप सकती है। तो ये तो देखो गैस वाले थे। इसके अलावा कुछ और भी तापमान होते हैं जिसमें हम धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं प्लेटिनम तापमापी का नाम तो आपने सुना ही होगा, धातु है प्लेटिनम एक प्रकार से। तो प्लेटिनम धातु के आधार पर भी आप तापमान को माप सकते हो। तो वो भी कुछ सिद्धांत पे कार्य करते हैं। बेसिक सी बात तो ये हुई सिद्धांत। जैसे मान लो प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम एक प्रकार की धातु है, ये बात तो हम जानते हैं। धातु है, चांदी का दूसरा रूप भी हम कह सकते हैं। अच्छी मिलती है प्लेटिनम, चांदी के तरह इसके भी आभूषण के रूप में खूब काम आती है प्लेटिनम धातु। और एक चीज़ हम ये जानते हैं, विद्युत के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, मैं विद्युत आपको पूरा करा चुका हूँ। तो हम ये जानते हैं कि धातु मतलब कोई भी धातु हो, और धातु को यदि मैं ताप बढ़ा देता हूँ,
या फिर मैं ताप बढ़ाने पर या फिर उसका प्रतिरोध बढ़ा देता हूँ, कुछ भी कर लो, बात वही है। यदि मैं उसका प्रतिरोध बढ़ा देता हूँ तो प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या बढ़ जाता है, उसमें ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी है कि R समानुपाती T होता है। आप यदि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है, या फिर आप प्रतिरोध को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर। विद्युत हीटर में जो हम तार लेते हैं, वो जो तार का मतलब जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं देसी भाषा में, वास्तव में वो स्प्रिंग न होकर उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो वो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है, जबकि नाइक्रोम धातु मिश्र धातु होती है जो निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनाई जाती है। वैसे लोहा भी मिला देते हैं कुछ अनुपात में, लेकिन अधिकतर होती है वो निकल प्लस क्रोमियम धातु से मिलकर बनाए जाते हैं। मिश्रण इसलिए किया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध बढ़ा सके। प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ताप। तो ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम धातु का यदि यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे, धातु यदि प्लेटिनम धातु से हम यदि किसी का तापमान मापेंगे तो ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ेगा तो इस प्लेटिनम धातु का क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हम इस प्रतिरोध के आकलन के आधार पर हम बता सकते हैं कि उस वस्तु का कितना प्रतिरोध था। और इस प्रकार का जो भी सिद्धांत से काम करे, मतलब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाए, इस सिद्धांत पे काम करने वाला जो भी हमारा तापमापी होगा वो धातु वाला होगा, या फिर मैं उसका नाम यही रखने वाला हूँ, प्लेटिनम तापमापी। प्लेटिनम धातु तापमापी काम क्या करेगा, तो ये काम कितने तक के तापमान को मापेगा, तो इसकी कैपेसिटी है कि ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक का जो भी ताप होगा उस तापमान को ये आसानी से माप सकता है। कोई परेशानी इसमें? चलो नेक्स्ट एक हमारा जो तापमापी होता है वो ताप युग्म तापमापी भी होता है। ताप युग्म तापमापी, या फिर हम कह सकते हैं थर्मोकपल तापमापी। थर्मोकपल, कपल का मतलब है युग्म होता है, जोड़ा। थर्मोकपल, थर्मामीटर, थर्मोमीटर ये क्या करता है, तो देखो युग्म का मतलब तो साफ समझ रहे हो। युग्म का मतलब जोड़े से संबंधित बात हो रही है। अब जोड़े में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैं एक धातु एंटीमनी ले लेता हूँ, जैसे समझना एक तार मैंने एंटीमनी का ले लिया, एंटीमनी का एक तार ले लेता हूँ, और एक तार मैंने बिस्मिथ का ले लिया, एक मैंने बिस्मिथ का ले लिया और एक मैंने किसका लिया, एंटीमनी का, और इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद एक परिपथ बना लेता हूँ, इधर से भी इसको मैं जोड़ देता हूँ और इधर से मैंने इसको जोड़कर एक परिपथ बना लिया, और ये यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया। ये तो एंटीमनी का तार था और ये मेरे पास बिस्मिथ का तार था। इनको जोड़ने के बाद मैंने एक परिपथ बनाया इस प्रकार से, और इस परिपथ को यदि मैं इन परिपथ को यदि किसी वस्तु के ताप हो रही है, गर्म वस्तु है, और उस वस्तु के ऊपर रखता हूँ, तो रखने के बाद इसमें एक प्रकार से प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इस दो धातुओं को मिला के मैं करूँ इस प्रकार से, जैसे मान लो एक एंटीमनी ली, एक बिस्मिथ ली, परिपथ बनाकर दोनों को यदि मैं गर्म वस्तु पर रखता हूँ तो ये इसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत भागबल उत्पन्न होने के बाद धारा भी होगी, तो विद्युत धारा भी बह सकती है, हम कह सकते हैं उससे। तो इस प्रकार का यदि कोई तापमापी हो जिसमें दो तारों को मिलकर बनाया रहा हो, तो वो हम कह सकते हैं वो हमारा तापमापी होगा। तो ये करेगा क्या, तो ये होता है जो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग ये 1600 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होगा उसको आसानी से माप सकता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ताप युग्म तापमापी, या फिर मैं कह सकता हूँ थर्मोकपल जो तापमापी होगा वो कितने तापमान को माप सकता है, तो वो 200 से लेकर कितने तापमान को माप सकता है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होगा उसको हम इस ताप युग्म तापमापी के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। ये इसके अलावा और भी तापमापी होंगे, जैसे मैं और तापमापी की बात करना चाहूँ तो विकिरण से संबंधित होगा हमारा विकिरण तापमापी, या फिर विकिरण तापमापी जो आपका रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं हम उसको, विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी, या फिर हम कह सकते हैं रेडिएशन थर्मोमीटर। ये क्या होता है, देखो ये रेडिएशन थर्मोमीटर होगा, ये कितने तक के तापमान को माप सकता है, तो इसकी बात करें हम तो ये उच्च तापमान को मापता है। उच्च तापमान को मतलब विकिरण वाला है, ये 800 से लेकर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का तो तापमान होगा। उस तापमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, विकिरण तापमापी। लेकिन ये ऊंचे ताप को मापता है, मतलब शुरुआती ऊंचे ताप से करता है। 800 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक का जो भी तापमान होगा
उस तापमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, विकिरण तापमापी का उपयोग कर सकते हैं। देखो ये किस हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझना। देखो किस हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझना। एक ही स्टीफन का प्रभाव आपने सुना होगा, स्टीफन प्रभाव, स्टीफन प्रभाव। वो देखो स्टीफन प्रभाव होता क्या है। यदि मेरे पास कोई गर्म वस्तु है, मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक वस्तु है, ये कैसी है, गर्म वस्तु, और ये हम जानते हैं कि गर्म वस्तु से ऊष्मा विकिरण के रूप में निकलती है। आपने देखा होगा कोई वस्तु गर्म होती है तो हमको ऐसे लाइनें से निकलते आती है, गर्मियों में नहीं देखा, ऐसे लाइनें से निकलने लग जाती है, तो इससे वो विकिरण निकलती है। अब बात कही विकिरण की, तो कोई भी वस्तु गर्म है तो उससे विकिरण तो निकलेंगे, लेकिन मैं इस वस्तु जिससे ये विकिरण निकल रही है इसका कुछ क्षेत्रफल ले लेता हूँ फिक्स, मतलब मैं इसका कुछ क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल रख लेता हूँ और फिक्स क्षेत्रफल रख लेता हूँ, और ये देखता हूँ कि इस एकांक क्षेत्रफल है इससे कितनी ऊष्मा की किरणें उत्सर्जित हो रही है, और जितनी ऊष्मा की किरणें उत्सर्जित हो रही है उनको मैं मान लेता हूँ ई, और वो ऊष्मा की किरणें उत्सर्जित हो रही है वो इस वस्तु के ताप होता है उसके चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु से जितनी विकिरण की जो उत्सर्जन, ऊष्मा की जो विकिरण उत्सर्जित होंगी वो इस वस्तु के तापमान के भौर घात के क्या होती है, समानुपाती होती है, और इसके आधार पर विकिरण कितनी होंगी उसके आधार पर टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। जितनी ज़्यादा विकिरणें उत्सर्जित होंगी उतना क्या बढ़ेगा, तापमान। और कोई वस्तु ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित कब करेंगे, उसका तापमान अधिकतम होगा। अधिकतम का मतलब 800 से लेकर कितने तक को मापेगा, फिर वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को किस तापमापी के द्वारा माप सकते हैं, तो वो कौन सा होगा, विकिरण द्वारा। आपसे पूछा जाए कि विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये जो घात वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा होगा, स्टीफन का नियम या स्टीफन सिद्धांत ये भी कह सकते हैं, रूल ऑफ स्टीफन। तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित होने वाला जो पैमाना होगा वो कौन सा होगा, तो विकिरण वाला होगा। क्यों, क्योंकि कोई वस्तु गर्म होती है तो वह विकिरण उत्सर्जित करती है, और वो एकांक क्षेत्रफल फिक्स एरिया से कितनी विकिरण उत्सर्जित होंगी उनकी मात्रा, ये वस्तु का कितना टेम्परेचर बढ़ा इसकी घात के चतुर्घात के समानुपाती होगी। चतुर्घात का मतलब होगा उसकी टीक टेम्परेचर घात कितनी माननी है, 4। और ये जो संबंध दिया था ये किसने दिया था, स्टीफन के, स्टीफन ने दिया था। तो लेवल कितना मापे गए, 800 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होगा उसको हम इसके द्वारा माप सकते हैं। नेक्स्ट, ये विकिरण के अलावा एक और होता है हमारा तापमापी, जिसे हम प्रकाशिक तापमापी भी कह सकते हैं। प्रकाशिक तापमापी या ऑप्टिकल थर्मामीटर भी कह सकते हैं। प्रकाशिक तापमापी या फिर ऑप्टिकल थर्मोमीटर, ये देखो ये करता क्या है, तो ऑप्टिकल थर्मामीटर क्या करता है, तो इसका तापमान की लेवल की बात करें तो ये भी ऊंचे तापमान को माप सकता है, और इसकी कैपेसिटी 800 से लेकर वो 3000 तक था, लेकिन ये कितने तक को माप सकता है, 2700 डिग्री सेल्सियस तक को हम मापने के लिए किसका भी उपयोग कर सकते हैं, प्रकाश का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब प्रकाशिक थर्मामीटर होगा उसके द्वारा। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये ऐसे सिद्धांत पे कार्य करेगा जैसे मान लो जो भी वस्तु से विकिरण निकल रही है, मैं मान सकता हूँ कोई वस्तु है उससे विकिरण निकल रही है, या फिर प्रकाश वाले की बात हो रही है कि किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो मैं उस वस्तु में से प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो उन आपतित होने वाली जो भी किरणें होंगी, जैसे मान लो ये वस्तु है और इस वस्तु पर ये प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो इनमें से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली कोई किरण होगी, मान लेता हूँ मैं, इसमें सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य जिस किरण की होगी, तरंग दैर्ध्य मतलब समझ रहे हो ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। इसका मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य मैं इसका लैम्बडा एम मान लेता हूँ, कितना होगा, लैम्बडा एम, या फिर मैं इसको लैम्बडा मान लेता हूँ, चलो लैम्बडा मीटर, या मैंने एम का मतलब तो मीटर लगाया, लेकिन मीटर में मापता है, एंगस्ट्रॉम में मापता है, तो मैं मान लेता हूँ उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्बडा। और वो लैम्बडा और इस वस्तु का जो तापमान होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो एक नियतांक होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होने वाली है। बात समझ में नहीं है, तो फिर देखते हैं। किसी वस्तु पर यदि हम प्रकाश की किरणों को आपतित करें, तो इस प्रकाश की किरणों में से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली, मैं मान लेता हूँ सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण कौन सी है, इस लैम्बडा है।
तो इस लैम्बडा और इस वस्तु का जो तापमान होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, लैम्बडे का और इस वस्तु के तापमान का, इन दोनों का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। और इस सिद्धांत के आधार पर हम किसका उपयोग करते हैं? प्रकाशिक तापमापी का उपयोग करते हैं, मतलब ऑप्टिकल थर्मामीटर। तो ऑप्टिकल थर्मामीटर की जो कैपेसिटी होगी वो कितने से कितने हो सकती है? तो वो 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री। जबकि इससे पीछे हमने हाइड्रोजन पढ़ा, सॉरी इससे पीछे हमने रेडिएशन वाला पढ़ा, जो हमारा विकिरण वाला था, कि विकिरण वाले कितने होते हैं? तो विकिरण वाला 800 से लेकर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का होगा। उसको किसके द्वारा मापा जाएगा? वो हमारा रेडिएशन वाला, जो विकिरण वाला क्या होगा? तापमापी। जबकि इससे पहले हमने ताप युग्म वाला पढ़ा, और यदि मैं ताप युग्म की बात करूं तो ताप युग्म वाला जो होता है वो हमारा कितना होता है? -200 से लेकर 1600 डिग्री तक का जो तापमान मापा था वो किसके द्वारा मापा गया था? ताप युग्म थर्मामीटर, या फिर हम कह सकते हैं जो कपल वाला थर्मामीटर था, मतलब जुड़वे वाले टेम्परेचर कपल थर्मामीटर, उसके द्वारा हम किसका उपयोग कर सकते हैं? -200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का उपयोग कर सकते हैं। जबकि हमने धातु वाला पढ़ा, प्लेटिनम वाला, तो हम प्लेटिनम के द्वारा लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तापमापी थे जिनका हम उपयोग करते हैं। बाकी कुछ ऐसा था, या आपको ये जो डिजिट दिए गए हैं कितने से कितने तक को माप सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बाकी क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।